वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। यूपीएससी आरओ टेस्ट सीरीज नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। टोटल 20 नंबर क्वेश्चंस है जो चित्रकला और एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चंस है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट वाइज दिया गया है। ऑप्शन में है फर्स्ट में सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी नेपाली चित्रकला का अनुपम उदाहरण है, ये कहा गया है। वहीं सेकंड में कहा गया है इस सुप्रसिद्ध चित्र का संबंध जो है वो भारतीय मूल की किशनगढ़ शैली से है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ये रॉन्ग हो जाएगा, केवल 2 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये बड़ी ठड़ी जो है ये राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है सजी धजी। सुप्रसिद्ध चित्र जो है बड़ी ठड़ी ये भारतीय चित्रकला का अनुपम उदाहरण है जो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। इनकी रचना जो है वो निहाल चंद ने की थी। इसको राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है राजस्थान को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मुगल कालीन शासकों में से किस शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन में है अकबर, बी में है बाबर, सी में है शाहजहां और डी में है जहांगीर। तो चित्रकला का जो है स्वर्णिम काल वो जहांगीर के टाइम पीरियड को कहा जाता है और शाहजहां का वो बिल्डिंग वगैरह बनाने का कहा जाता है। मुगल सम्राट जहांगीर के समय चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर के समय कुछ चित्रकारों ने फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर एवं अबुल फसन थे। फारूक बेग ने वो बीजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। जहांगीर का चित्र में बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर के समय को चित्रकला का जो है वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कलमकारी चित्रकला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, बी में है मणिपुर, सी में है लद्दाख, डी में है गुजरात। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कलमकारी चित्रकला जो है वो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित जो है हस्तनिर्मित चित्रकला है। इसे सूती कपड़ों पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाया जाता है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है गुफाओं के शैल चित्र, बी में है बौद्ध प्रतिमाएं, सी ऑप्शन में है खनिज और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया था। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान, बी में गुजरात, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है अरुणाचल प्रदेश। तो जो है ये करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हाँ, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ना होकर ये गलत है, यहाँ पे हरियाणा होना था। दो फरवरी को भी सार्वभौम दिवस के स्थान पर केंद्रीय पर्यावरण भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी के उद्यान के आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, गुजरात के खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य को राम स्थान घोषित किया था। यहाँ पर जो है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश बखिरा का, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डिटेल्स में देखते हैं। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर जो है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने
हरियाणा के गुरुग्राम के स्थित सुल्तानपुर पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य का और गुजरात के खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य का रामसर साइट स्थल घोषित किया था। 6 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। बरूड भारत और किस देश के बीच एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है? ऑप्शन में दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में है फ्रांस, सी में है चीन, डी में है यूनाइटेड किंगडम। तो यह फ्रांस और भारत का नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। बरूड जो है वो भारत और फ्रांस के बीच एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। भारत और फ्रांस की नौसेनाएं जो हैं वो 1993 से द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कर रही हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी IDW कब मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है 15 मई, बी में है 20 मई, सी में है 22 मई, डी में है 28 मई। तो ये 22 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है वो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी IDW के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023 की जो थीम थी वो समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, और वहीं जो है इंग्लिश में है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी है। इसका थीम इम्पोर्टेंट है, थीम का भी पूछा जाता है क्वेश्चन। सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शब्द है? ऑप्शन में दिया गया 1917 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कानपुर अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी, और वहीं दिया गया है सेकंड में वर्ष 1908 में उन्हें अंग्रेज़ों ने कैसरे हिंद के सम्मान से नवाजा था। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 2। सरोजिनी नायडू जो है वर्ष 1925 में ना कि 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। वर्ष 1908 में उन्हें अंग्रेज़ों ने कैसरे हिंद के सम्मान से नवाजा था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर उन्होंने इस सम्मान को वापस कर दिया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसी में कर देखते हैं थोड़ा। वर्ष 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, और बोअर युद्ध जो हुआ था 1999 से 1902 के दौरान उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को वर्ष 1915 में कैसरे हिंद का पुरस्कार दिया था। दक्षिण अफ्रीका में जो है वो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार ने बोअर युद्ध 1899 और 1902 में घायल ब्रिटिश सैनिकों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय चिकित्सा दल का संचालन करने के लिए महात्मा गांधी को जो है सम्मानित किया था। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार में जवाब में अपना कैसरे हिंद का पुरस्कार लौटा दिया था, और वहीं जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नाइटहुड का पुरस्कार मिला तो हुआ था, उन्होंने लौटा दिया था, वापस कर दिया था। 90 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन में है वर्ष 2017 में, बी में 2020 में, वर्ष 2021 में, वर्ष 2022 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2021 में हुआ है। डिटेल्स में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन यानी कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन को देश में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य शुरू किया गया था। यह मिशन जो है भारत के वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उसके निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बनाने में सहायक होगा, इस उद्देश्य से किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ऑप्शन में है संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कनाडा, जर्मनी। तो ये दक्षिण अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है, और भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान प्रक्रिया का जो है वो वर्णन किया गया है। शंकरदेव का संबंध किससे है? ऑप्शन में दिया गया है आगरा से, बी में है जौनपुर से, सी है इम्फाल से, डी है असम से। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम से संबंधित हैं ये। शंकरदेव जो है वो असम और कामरूप के एकेश्वर संत थे। वे विष्णु एवं अन्य अवतार कृष्ण की भक्ति करते थे। शंकर के उपदेशों को भगवती कहकर संबोधित किया गया क्योंकि जो है
वह भगवत गीता के और भगवत पुराण पर आधारित उनके संप्रदाय को महापुरुषीय धर्म नाम से भी जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। अनुच्छेद 15 इनमें से किसके भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन में दिया गया धर्म व मूल वंश, बी में है जन्म व स्थान व जात केवल जन्म स्थान, ऑप्शन डी में है धर्म मूल वंश लिंग जात व जन्म स्थान। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, धर्म मूल वंश लिंग जन्म जाति व जन्म स्थान पर। अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म मूल वंश लिंग जात और जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। यह प्रतिषेध राज्य के विरुद्ध और गैर सरकारी प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन में है इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसका स्थापना जो है 1967 में हुई थी। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में नहीं है, ये स्विट्जरलैंड के रुशाने में है। और वहीं सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इसकी स्थापना जो है 1967 में हुई थी। विश्व बौद्धिक संपदा विपो बौद्धिक संपदा सेवाएं जो है नीति सूचना सहयोग के लिए एक बौद्धिक मंच है। इसकी यह संगठन 193 सदस्यों देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्व-वित्त पोषित एजेंसी है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मैचिंग का है। ऑप्शन में दिया गया है श्रीशैलम, कावेरी, हीराकुंड, महानदी, बागिलहार, चिनाब। तो इसमें से जो है बागिलहार वो चिनाब नदी पर है बागिल, और हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। श्रीशैलम बांध कावेरी नदी पर नहीं है, ये कृष्णा नदी पर है, कृष्णा रिवर पर है। यानी कि फिर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट बी ऑप्शन, केवल 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए में है संचार, बी में है बैंकिंग, सी थर्ड में है मत्स्यिकी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें से जो है 1 और 2, संचार है, बैंकिंग है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तृतीय क्षेत्रक में जो है वो व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। वहीं जो है मत्स्यिकी वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन में भित्री स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख, उदयगिरि अभिलेख। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भित्री स्तंभ लेख से जो है वो पता चलता है, ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भित्री नामक स्थान से भित्री स्तंभ लेख मिलता है। इसमें जो है पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय यह है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण जो है वो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वह स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में चंद्र समुद्रगुप्त, सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में है कुमारगुप्त। तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय था। रजत सिक्के सिल्वर कॉइन्स जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य था, जिन सिक्कों को गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो है प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुह, वराहमिहिर। तो आर्यभट्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था। आर्यभट्ट गुप्त काल के जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृत आर्यभट्टीय है। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया तथा सर्वप्रथम यह खोज की पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर भ्रमण करती है, और इन्होंने शून्य का भी खोज किया था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है कहाँ से, किस
एरर से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से, किस अभिलेख से? तो एरर अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा का जो है प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरर से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख जो है 510 ईस्वी का है, जिसमें गोगराज नामक सेनापति की स्त्री को सती होने का उल्लेख है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन में है गुप्त काल, बी में है मुगल काल, सी में है मौर्य काल, डी में है सातवाहन युग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल हो जाएगा। जिस गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा, उस गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर जो है अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश गुप्त काल या तो त्याग दिया गया या वहाँ के माहौल में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर भी इंसान के आगमन तक गांव बन गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वॉट क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वॉट क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।